यशोदा की कहानी एक रहस्यमयी और भावनात्मक संघर्ष से भरी हुई है, जिसकी शुरुआत होती है यशोदा नाम की एक साधारण सी महिला से जो एक सरोगेट मदर बनने का निर्णय लेती है। इस फैसले के पीछे उसके जीवन की आर्थिक परेशानियां और एक विशेष कारण छिपा है। यशोदा एक साधारण मध्यम वर्गीय जीवन जीती है और अपनी छोटी बहन को एक अच्छे भविष्य की ओर ले जाने के लिए संघर्षरत है। वह एक सरोगेसी क्लिनिक में शामिल होती है जिसका नाम ईवा है। इस क्लिनिक में उसे बताया जाता है कि उसकी देखभाल, सुरक्षा और स्वास्थ्य सर्वोच्च प्राथमिकता है और वह वहां अन्य सरोगेट महिलाओं के साथ एक बंद परिसर में रहती है। यशोदा को इस व्यवस्था के भीतर कई अजीब बातें महसूस होती हैं। कुछ चीजें उसे असामान्य लगती हैं, जैसे बहुत अधिक सुरक्षा, सीमित संपर्क, डॉक्टरों और स्टाफ का असहज व्यवहार। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि इस क्लिनिक में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन शुरुआत में वह अपने मिशन पर केंद्रित रहती है। अपनी बहन की शिक्षा और जीवन सुधारने के लिए उसे पैसे चाहिए और इसके लिए वह यह कठिन रास्ता चुनती है। इसी बीच क्लिनिक में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो उसकी जिज्ञासा और चिंता को और बढ़ा देती हैं। एक अन्य सरोगेट महिला की अचानक तबीयत बिगड़ जाती है और फिर उसका कोई अता पता नहीं रहता। यशोदा को बताया जाता है कि वह महिला स्वस्थ है और उसे बाहर भेज दिया गया है, लेकिन यशोदा को इस जवाब पर यकीन नहीं होता। वह धीरे धीरे क्लिनिक के भीतर छिपे रहस्यों की तह तक पहुंचने का निश्चय करती है। क्लिनिक की निगरानी और सीमाओं के बावजूद यशोदा चुपके से आसपास के कमरों और तहखानों की जांच करने लगती है। उसे वहां कुछ दस्तावेज और फाइलें मिलती हैं जिनमें अन्य सरोगेट महिलाओं की जानकारी होती है। कुछ नाम उसके ध्यान में आते हैं जो अब वहां नहीं हैं। इस बीच क्लिनिक में नए टेस्ट्स और मेडिकल जांचों के बहाने महिलाओं को अलग अलग समय पर ले जाया जाता है, जिनमें से कुछ फिर कभी वापस नहीं आती। यशोदा के शक को बल मिलता है जब वह देखती है कि एक महिला को उसकी मर्जी के बिना बेहोश कर दिया जाता है और उसे एक छिपे कमरे में ले जाया जाता है। वह इन सब का सच जानने के लिए जोखिम उठाती है और उस कमरे तक पहुंचने की कोशिश करती है। उधर दूसरी ओर पुलिस को कुछ रहस्यमयी लाशें मिलती हैं जिनके शरीर से अंग गायब होते हैं। ये केस मीडिया में आते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि इनका संबंध क्लिनिक से है। पुलिस ऑफिसर बलराम इस केस की तहकीकात करता है और धीरे धीरे उसे कुछ सुराग मिलते हैं जो एवा क्लिनिक की ओर इशारा करते हैं। यशोदा अब दोहरे संकट में फंसी होती है, एक ओर अपनी बहन के भविष्य का सपना और दूसरी ओर उन महिलाओं की सच्चाई जो उसके जैसी ही मजबूरी में वहां आई थी। वह निर्णय लेती है कि वह इन रहस्यों को उजागर करके इस पूरे रैकेट को खत्म करेगी। यशोदा धीरे धीरे क्लिनिक के अंदर एक विश्वसनीय साथी की तलाश करती है और उसकी मुलाकात होती है एक और सरोगेट महिला से, गीता से, जो शुरू में शांत रहती है लेकिन धीरे धीरे यशोदा पर विश्वास करने लगती है। गीता बताती है कि उसने भी कुछ ऐसी ही बातें देखी हैं और वह भी डरती है कि उनके साथ कुछ गलत हो सकता है। दोनों मिलकर एक योजना बनाती हैं। वे चुपके से रात में क्लिनिक के अलग अलग हिस्सों में जाकर छिपे हुए सुराग इकट्ठे करेंगी। उधर पुलिस अधिकारी बलराम को एक पुरानी केस फाइल मिलती है जिसमें कुछ साल पहले एक ही तरह की घटनाएं हुई थीं। लापता महिलाएं, अवैध अंग प्रत्यारोपण और एक क्लिनिक जिसमें सबूत मिलाने से पहले ही आग लग गई थी। बलराम इन दोनों मामलों में कनेक्शन ढूंढना शुरू करता है। यशोदा को एक दिन एक मौका मिलता है जब वह मेडिकल चेकअप के बहाने नीचे के लैब तक पहुंच जाती है। वहां उसे एक कंप्यूटर मिलता है जिसमें कई फोल्डर हैं, डोनर्स, सर्जरी रिकॉर्ड्स, फिजिकल टेस्ट, बायोलॉजिकल रिजल्ट्स। इनमें कुछ नाम और रिपोर्ट्स होती हैं जिनमें से कुछ महिलाओं की मौत की तारीखें भी दर्ज हैं। यशोदा उस कंप्यूटर से डेटा कॉपी करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक गार्ड उसे देख लेता है और अलार्म बज जाता है। किसी तरह वह बच निकलती है, लेकिन अब उसे और सावधान रहना पड़ता है। गीता उसकी मदद करती है और दोनों कुछ कोड वर्ड्स और संकेतों को डिकोड करने की योजना बनाते हैं। इसी बीच क्लिनिक की संस्थापक और मुख्य डॉक्टर डॉ मधुबाला, जो बाहर से एक दयालु और समझदार महिला लगती हैं, अंदर से इस पूरे रैकेट की मास्टरमाइंड होती हैं। वह अमीर और प्रभावशाली क्लाइंट्स को युवा और स्वस्थ महिलाओं के भ्रूण और अंग बेचती है, एक काला कारोबार जो मानवता के नाम पर कलंक है। बलराम अब एवा क्लिनिक के मालिकों और फंडर्स की लिस्ट ढूंढ लेता है जिसमें कुछ बड़े नेताओं और कॉरपोरेट घरानों के नाम होते हैं। यह जानकर वह चौंक जाता है, लेकिन अब वह रुकने वाला नहीं है। यशोदा के लिए अब यह लड़ाई सिर्फ अपनी बहन के लिए नहीं, बल्कि सभी पीड़ित महिलाओं के लिए बन जाती है। वह ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो,
वह इन दरिंदों को बेनकाब करके रहेगी। यशोदा और गीता को एक और महिला मिलती है, रूबी, जो पहले ही एक बार क्लिनिक से भागने की कोशिश कर चुकी है लेकिन नाकाम रही। रूबी की हालत खराब है और वह डर के मारे किसी से ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन यशोदा धीरे धीरे उसका भरोसा जीत लेती है। रूबी बताती है कि वह भी एक बार लैब तक पहुंची थी और उसने देखा था कि कुछ औरतों को भ्रूण निकालने के बाद जिंदा नहीं छोड़ा गया। यह सुनकर यशोदा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उधर बलराम एक रिपोर्टर को विश्वास में लेकर मीडिया के जरिए क्लिनिक पर दबाव बनाने की रणनीति तैयार करता है, लेकिन क्लिनिक के कनेक्शन इतने ऊपर तक हैं कि कोई भी खुलकर सामने आने से डरता है। बलराम को अपने ही विभाग से धमकी मिलने लगती है। क्लिनिक में अब नए सुरक्षा इंतजाम किए जाते हैं। हर कमरे में कैमरे लग जाते हैं। भोजन की सख्त निगरानी होती है और मोबाइल उपकरण पूरी तरह जब्त कर लिए जाते हैं। लेकिन यशोदा अब डरने वाली नहीं होती। उसने अपने शरीर में एक छोटी सी माइक्रोचिप छिपाई थी, जिसमें उसने कुछ फुटेज और ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टोर कर रखी थी। अब वह योजना बनाती है कि उस डेटा को बाहर पहुंचाया जाए। वह गीता और रूबी के साथ मिलकर एक नकली झगड़ा करती है ताकि ध्यान हटे और वह एक गार्ड से यूएसबी डिवाइस चुरा सके। यह सफल होता है और वे डिवाइस को एक मेडिकल कुरियर के माध्यम से बाहर भेजने की योजना बनाते हैं। लेकिन क्लिनिक का एक नर्स यह देख लेता है और दौशन मधुबाला को खबर देता है। मधुबाला अब यशोदा पर सीधा शक करने लगती है और उसे अलग कमरे में रखती है, जहां उसे दबाव देकर पूछताछ की जाती है। यशोदा कुछ नहीं बताती, लेकिन अंदर ही अंदर वह अब और अधिक क्रोधित और दृढ़ निश्चयी हो चुकी होती है। वह जानती है कि अब समय आ गया है कि वह कुछ बड़ा कदम उठाए। बलराम को एक गुप्त सूचना मिलती है कि क्लिनिक में अगले हफ्ते एक बड़ी डिलीवरी होने वाली है, जिसमें कई महिलाओं के भ्रूण और अंग निकाले जाने हैं। वह तुरंत टीम के साथ रेड की योजना बनाता है, लेकिन क्या वह समय पर पहुंच पाएगा? क्या यशोदा अपने मिशन में सफल हो पाएगी? क्लिनिक में तनाव बढ़ चुका होता है। यशोदा अब लगातार निगरानी में रहती है। गीता और रूबी भी अलग अलग कमरों में भेज दी जाती हैं ताकि वे संपर्क न कर सकें। लेकिन यशोदा अपनी चतुराई से एक महिला सफाई कर्मी के माध्यम से गीता तक एक संदेश पहुंचाती है। संदेश में सिर्फ एक शब्द होता है, कल। इसका मतलब था योजना कल अंजाम दी जाएगी। उधर बलराम अपने सहयोगी अधिकारी प्रियंका के साथ प्लान तैयार करता है। उनके पास अब बहुत कम समय है। वे जानते हैं कि अगर वे एक दिन भी देर करते हैं तो सैकड़ों महिलाओं की जान को खतरा है। बलराम राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय को विश्वास में लेने की कोशिश करता है, लेकिन वहां से भी समर्थन नहीं मिलता। तब वह अपने बल पर कार्रवाई करने का फैसला करता है। क्लिनिक में अगली सुबह विशेष सर्जरी का माहौल होता है। डॉक्टरों की टीम तैयार है। कुछ अमीर क्लाइंट्स भी गुप्त रूप से परिसर में आ चुके हैं। लेकिन उसी समय यशोदा एक नया दांव खेलती है। वह मेडिकल चेकअप के दौरान इंजेक्शन से खुद को बेहोश करने का नाटक करती है। डॉक्टर उसे ऑपरेशन रूम में भेजते हैं, लेकिन ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही वह अचानक उठ खड़ी होती है। वह पहले से छुपाए गए औजारों का उपयोग करती है और एक गार्ड को घायल कर देती है। गार्ड के पास से उसे एक पासवर्ड कार्ड मिलता है, जिससे वह कंट्रोल रूम में पहुंचती है। वहां जाकर वह सीसीटीवी फुटेज का लाइव ब्रॉडकास्ट चालू करती है। जिसे पहले से रूबी ने सेट कर रखा था। अब पूरा क्लिनिक धीरे धीरे टीवी पर लाइव दिखने लगता है। सभी महिलाओं की हालत, सर्जरी रूम्स और डॉक्टरों की बातचीत। ये फुटेज सीधे मीडिया चैनलों के पास पहुंचती है। सोशल मीडिया पर यह तेजी से वायरल होने लगता है। बाहर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है। लेकिन डॉक्टर मधुबाला अब भी हार मानने को तैयार नहीं होती। वह अलार्म बजवाकर सभी दरवाजे लॉक करवा देती है और योजना बनाती है कि सबूतों को खत्म कर दिया जाए। बलराम को जैसे ही फुटेज का पता चलता है, वह तुरंत अपनी टीम के साथ रेड के लिए निकल पड़ता है। अंदर यशोदा अब कंट्रोल रूम से बाहर निकलती है और अन्य महिलाओं को आजाद करवाने की कोशिश करती है। गीता और रूबी उसके साथ हो जाती हैं और तीनों मिलकर पूरे वार्ड में ताले तोड़कर सभी महिलाओं को बाहर लाते हैं। इसी बीच एक डॉक्टर, जो पहले इस सिस्टम का हिस्सा था, अब पछताता है और यशोदा की मदद करने लगता है। वह बताता है कि मधुबाला की असली पहचान और अंतर्राष्ट्रीय रैकेट से उसका संबंध कितना गहरा है। बलराम की टीम जैसे ही परिसर में घुसती है, एक बड़ा संघर्ष होता है। सुरक्षाकर्मी हथियारों से लैस होते हैं। इससे लेकिन पुलिस की संख्या ज्यादा होती है। गोलियां चलती हैं, कई सुरक्षाकर्मी गिरफ्तार होते हैं और कुछ मारे भी जाते हैं।
डॉ मधुबाला भागने की कोशिश करती है, लेकिन यशोदा उसे रोक लेती है। दोनों के बीच हाथापाई होती है, लेकिन अंत में यशोदा उसे बेनकाब करने में सफल होती है। बलराम उसे गिरफ्तार करता है। रेड के बाद पूरा क्लिनिक पुलिस की निगरानी में आ चुका होता है। यशोदा, गीता, रूबी और अन्य महिलाओं को मेडिकल सहायता दी जाती है। बलराम और उसकी टीम मीडिया को बयान देते हैं और मधुबाला को कोर्ट में पेश किया जाता है। मीडिया में यह केस सनसनी बन जाता है। पूरे देश में सरोगेसी क्लिनिकों पर प्रश्न उठते हैं। सरकार जांच के आदेश देती है और कई क्लिनिक्स बंद कर दिए जाते हैं। ईवा क्लिनिक के हाई प्रोफाइल ग्राहकों के नाम सामने आते हैं, जिनमें राजनेता, व्यापारी और मशहूर हस्तियां शामिल होती हैं। कुछ को गिरफ्तार किया जाता है, कुछ फरार हो जाते हैं। यशोदा अब अस्पताल में भर्ती होती है क्योंकि उसकी तबीयत बिगड़ गई थी, लेकिन उसे मानसिक संतोष है कि उसने न केवल अपनी बहन के लिए बल्कि कई और बहनों के लिए इंसाफ का रास्ता खोला है। उसकी बहन उसे देखकर रो पड़ती है और कहती है कि वह अब यशोदा जैसा बनने का सपना देखती है, निडर, मजबूत और सच्चाई की राह पर चलने वाली। बलराम यशोदा से अस्पताल में मिलने आता है। वह कहता है कि उसे गर्व है कि एक आम महिला ने जो काम सरकारें नहीं कर पाई वह कर दिखाया। यशोदा कहती है कि यह काम एक महिला का नहीं बल्कि हर उस आवाज का है जिसे हमेशा दबा दिया गया। अब वह आवाज उठी है और गूंजेगी। सरकार यशोदा को सम्मानित करती है और कई नई योजनाएं बनती हैं ताकि सरोगेसी और मेडिकल रिसर्च से जुड़े कानून और सख्त किए जा सकें। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यशोदा अब एक नई दिशा में बढ़ने का निर्णय लेती है। वह अन्य पीड़ित महिलाओं की मदद के लिए एक फाउंडेशन शुरू करती है, जहां उन्हें काउंसलिंग, शिक्षा और आत्मनिर्भरता की ट्रेनिंग दी जाती है। उसी दौरान एक नई जांच शुरू होती है जिसमें पता चलता है कि ईवा क्लिनिक की शाखाएं विदेशों में भी हैं और यह रैकेट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ है। बलराम इस नई जांच की अगुवाई करता है और यशोदा को बताता है कि अभी जंग पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। यशोदा मुस्कुराते हुए कहती है, तो चलिए अगला दरवाजा खोलते हैं। यशोदा की बहादुरी के चर्चे पूरे देश में होते हैं। सोशल मीडिया पर उसकी तारीफों की बाढ़ आ जाती है। कई संस्थाएं उसे अपने मंचों पर बुलाती हैं और महिलाएं उसे अपना आदर्श मानने लगती हैं। लेकिन यशोदा अब सिर्फ एक प्रतीक नहीं, एक आंदोलन बन चुकी थी। वह जानती थी कि जब तक इस तरह के अपराधों की जड़ पूरी तरह उखाड़ी नहीं जाती, तब तक यह लड़ाई अधूरी है। बलराम उसे बताता है कि इंटरपोल को अब इस केस में शामिल किया गया है क्योंकि ईवा क्लिनिक का नेटवर्क दुबई, सिंगापुर और अमेरिका तक फैला है। यशोदा तय करती है कि वह इस अंतर्राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बनेगी और इसके लिए उसे अब कानूनी और टेक्निकल ज्ञान की भी जरूरत है। वह कानून की पढ़ाई शुरू करती है, साथ ही अपने फाउंडेशन में दूसरी पीड़ित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रशिक्षण देती है। कुछ महिलाएं जो पहले असहाय थीं, अब ट्रेनर बन गई थीं। किसी ने सिलाई सीखी, किसी ने कंप्यूटर और कुछ ने खुद का छोटा व्यवसाय शुरू किया। यह जगह अब सिर्फ एक शरण स्थल नहीं बल्कि एक शक्ति केंद्र बन चुकी थी। उधर बलराम की टीम को थाईलैंड में एक क्लिनिक के बारे में सूचना मिलती है जहां भारत से लाई गई महिलाओं को साइंटिफिक टेस्टिंग के नाम पर प्रयोगशाला में रखा गया था। ये महिलाएं दरअसल ईवा नेटवर्क का ही हिस्सा थीं। बलराम इंटरपोल के सहयोग से एक रेड की योजना बनाता है, लेकिन इसमें उसे यशोदा की जरूरत महसूस होती है, उसके अनुभव और साहस की। बलराम यशोदा से कहता है कि वह आधिकारिक रूप से इस मिशन का हिस्सा बने। शुरुआत में यशोदा हिचकती है, लेकिन फिर मान जाती है। वह अपने फाउंडेशन की जिम्मेदारी गीता और रूबी को सौंपती है और एक नई लड़ाई के लिए निकल पड़ती है। थाईलैंड में वह देखती है कि हालात और भी बदतर हैं। महिलाओं को बिना उनके परिवार को खबर दिए रखा गया था और कुछ तो मानसिक रूप से अस्थिर हो चुकी थी। वहां के लोकल गार्ड और सुरक्षा कर्मी भी बेहद क्रूर थे। रेड के दौरान बलराम और टीम को कड़ा प्रतिरोध झेलना पड़ता है, लेकिन अंततः वे उस क्लिनिक को बंद करवाने में सफल हो जाते हैं। कई महिलाओं को छुड़ाया जाता है और उन्हें भारत वापस भेजा जाता है। लेकिन इसी रेड के दौरान उन्हें एक फाइल मिलती है, प्रोजेक्ट माया। यह एक नया नाम था, एक और बड़ी साजिश का संकेत। इस फाइल में कुछ डॉक्टर्स के नाम थे, एक फॉर्मूला था जो भ्रूण में जेनेटिक मॉडिफिकेशन करने से संबंधित था। यह कोई सामान्य मानव तस्करी नहीं थी, बल्कि डिजाइनर बेबीज बनाने की वैश्विक साजिश थी। यशोदा और बलराम अब इस नई चुनौती के लिए कमर कसते हैं। वह कहती है, अगर इंसान बनने से पहले ही उसे प्रयोगशाला में उत्पाद बना दिया जाए
तो समाज को फिर इंसानियत के मायने सिखाने होंगे। प्रोजेक्ट माया, यह नाम अब यशोदा के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बन चुका था। इस फाइल में जो कुछ दर्ज था वह केवल एक क्लिनिकल रैकेट की सच्चाई नहीं थी, बल्कि भविष्य की एक भयावह योजना थी। फाइल में बताया गया था कि भ्रूणों को एक विशेष जेनेटिक ट्रीटमेंट देकर ऐसे शिशु पैदा किए जा रहे थे जो बुद्धिमत्ता, रंग रूप, मानसिक क्षमता और यहां तक कि भावनाओं में भी इंसानों से अलग हों। इन्हें दुनिया के सबसे अमीर लोगों के लिए तैयार किया जा रहा था, जैसे एक सुपर ह्यूमन प्रोडक्ट। यशोदा और बलराम भारत लौटते हैं और इस फाइल को राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ साझा करते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय खुद इस मामले में दिलचस्पी लेता है और प्रोजेक्ट माया को राष्ट्रीय खतरे के तौर पर चिन्हित किया जाता है। एक टास्क फोर्स बनती है जिसमें यशोदा को विशेष सलाहकार की भूमिका दी जाती है। यह फैसला समाज के लिए क्रांतिकारी होता है। एक आम महिला अब अंतर्राष्ट्रीय मिशन का चेहरा बन चुकी थी। इस बीच यशोदा अपने फाउंडेशन की गतिविधियों पर भी नजर रखती है। गीता ने वहां एक बालिका गृह शुरू किया है जहां उन बच्चियों को रखा जाता है जिन्हें किडनैपिंग या तस्करी से बचाया गया है। रूबी कंप्यूटर और साइंस की शिक्षा दे रही है ताकि लड़कियां आत्मनिर्भर बन सकें। अब फाउंडेशन सिर्फ सहायता केंद्र नहीं, एक सोशल चेंज हब बन चुका था। टास्क फोर्स को जानकारी मिलती है कि भारत में ही एक गुप्त लैब है जहां प्रोजेक्ट माया के तहत परीक्षण जारी है। इस लैब का नाम है नियोजेनेसिस बायोलैब्स। यह एक बड़ी बायोटेक कंपनी की एड में चल रहा संस्थान है जो दूर दराज के जंगलों में स्थित है। सरकार इसकी जांच की अनुमति देती है, लेकिन मीडिया को इसकी भनक नहीं लगने दी जाती। यशोदा और बलराम अंडरकवर ऑपरेशन में शामिल होते हैं। वे गांव के रूप में उस स्थान तक पहुंचते हैं और स्थानीय ग्रामीणों से जानकारियां एकत्र करते हैं। वहां के लोगों को भी पता है कि रात में अजीब ट्रक आते हैं, यहाँ बच्चे गायब होते हैं और फिर उन्हें कभी नहीं देखा जाता। कई लोगों को डराया धमकाया गया है। लैब तक पहुंचने के लिए उन्हें एक गुप्त सुरंग से जाना पड़ता है। अंदर पहुंचकर उन्हें देखने को मिलता है शिशुओं को मशीनों से जोड़ा गया है। कुछ को दवाओं से प्रभावित किया जा रहा है और कुछ भ्रूणों को एक्सपेरिमेंट के लिए संरक्षित किया गया है। यह दृश्य यशोदा को झकझोर देता है। वह सोचती है कि अगर इंसान अब इंसान को बनाना शुरू कर दे तो नैतिकता और भावनाएं कहां रहेंगी? क्या विज्ञान इतना असंवेदनशील हो गया है कि उसने जीवन को सिर्फ एक प्रोजेक्ट बना दिया है? बलराम और टीम पूरे लैब की वीडियोग्राफी करते हैं, साक्ष्य एकत्र करते हैं और मुख्य वैज्ञानिक को गिरफ्तार कर लेते हैं। वह वैज्ञानिक बताता है कि असली मास्टरमाइंड कोई और है और वह है डॉ जुबैर खान, एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी जो पहले आतंकवाद से जुड़ा था और अब जैविक युद्ध के जरिए दुनिया की जनसंख्या और सत्ता को नियंत्रित करना चाहता है। इस सूचना से भारत सरकार, WHO और संयुक्त राष्ट्र तक हिल जाते हैं। जुबैर अब वैश्विक खतरा बन चुका था। यशोदा अब इस लड़ाई का सिर्फ एक मोहरा नहीं बल्कि एक योद्धा बन चुकी थी, एक ऐसी महिला जिसने अपने मातृत्व के नाम पर दुनिया को नई दिशा दी थी। डॉ जुबैर खान, यह नाम अब टास्क फोर्स के हर सदस्य के लिए एक काल बन चुका था। उसकी पहचान कोई सीधी नहीं थी। वह कभी एक न्यूरोलॉजिस्ट रहा था, फिर जेनेटिक इंजीनियर, फिर आतंकवादी नेटवर्क के लिए वैज्ञानिक। उसके बारे में कहा जाता था कि वह जीवन को हथियार में बदलने की साजिश करता है। यशोदा को इस बात का एहसास हो जाता है कि यह लड़ाई सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा की नहीं, बल्कि पूरे मानव समाज की रक्षा की बन चुकी है। वह इस खतरे से लड़ने के लिए एक बार फिर आगे बढ़ती है। बलराम और इंटरपोल की सहायता से पता चलता है कि डॉ जुबैर इस समय रूस में छिपा हुआ है, जहां उसकी प्रयोगशाला बर्फीले जंगलों में स्थित है। यह मिशन एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन बन जाता है और भारत की ओर से यशोदा विशेष सलाहकार के तौर पर चुनी जाती है। यशोदा की यात्रा अब रूस की ओर शुरू होती है। वहां पहुंचकर उसे कठोर मौसम, भाषा की बाधा और सुरक्षा तंत्रों से जूझना पड़ता है, लेकिन उसकी दृढ़ता अडिग रहती है। वह एक NGO की मदद से कुछ लोकल युवाओं से संपर्क करती है और जुबैर की गतिविधियों की जानकारी इकट्ठी करती है। बलराम की टीम भी अलग अलग हिस्सों से जांच शुरू करती है और कुछ सैटेलाइट इमेजेस के जरिए एक स्थान चिन्हित करते हैं जो अक्सर गुप्त रूप से रोशनी में रहता है। यह जुबैर की लैब है। मिशन की योजना बनाई जाती है जिसमें रूस की सुरक्षा एजेंसी FSB, भारत की RAB और इंटरपोल की टीमें शामिल होती हैं।
यशोदा कहती है कि इस ऑपरेशन में जान की बाजी लगानी होगी, क्योंकि जुबैर कोई साधारण अपराधी नहीं, एक वैज्ञानिक सनकी है। मिशन शुरू होता है। बर्फीले तूफान के बीच यशोदा और बलराम की टीम लैब तक पहुंचती है। वहां पर हाई सिक्योरिटी सिस्टम होता है, बायोमेट्रिक गेट्स, अंधेरे में दिखने वाली ड्रोन गार्ड्स और म्यूटेशनल गार्ड डॉग्स, एक अजीब विज्ञान की दुनिया। टीम तकनीकी और रणनीतिक तरीकों से इन बाधाओं को पार करती है और अंदर पहुंचती है। अंदर का दृश्य बेहद डरावना होता है, मानव भ्रूण पानी के कंटेनरों में तैर रहे हैं। कुछ रोबोट्स पर प्रयोग हो रहे हैं जो इंसानी मस्तिष्क के संकेतों से नियंत्रित होते हैं। यह प्रयोगशाला नहीं, एक बायोटेक्नोलॉजिकल युद्ध क्षेत्र था। डॉ जुबैर यशोदा से आमने सामने होता है। वह कहता है, तुम एक महिला हो जो भावनाओं से संचालित होती है, और मैं ये विज्ञान हूं जो तर्क से चलता है। तुम मुझसे नहीं जीत सकती। यशोदा जवाब देती है, अगर विज्ञान मानवता से परे चला जाए तो वह विनाश का औजार बन जाता है, और तुम्हारा विज्ञान अब मानवता के खिलाफ है। बलराम और टीम जुबैर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह एक सीक्रेट चेंबर में भाग जाता है। वहां से वह लैब को खुद नष्ट करने की योजना पर काम करने लगता है। उसका इरादा है कि सारा सबूत जलकर नष्ट हो जाए और वह एक बार फिर भूमिगत हो जाए। लेकिन यशोदा वहां पहुंच जाती है और उसे रोकती है। दोनों के बीच शारीरिक संघर्ष होता है और अंत में जुबैर घायल हो जाता है। सारी लैब को सील कर लिया जाता है और संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में सबूतों को सुरक्षित किया जाता है। डॉ जुबैर को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में पेश किया जाता है। इस केस को मानव इतिहास के सबसे बड़े जैविक अपराधों में गिना जाता है। भारत में यशोदा का भव्य स्वागत होता है। उससे नारी शक्ति पुरस्कार, भारत रत्न सम्मान की सिफारिश और संयुक्त राष्ट्र की तरफ से मानवता की रक्षक उपाधि दी जाती है। लेकिन वह कहती हैं, सम्मान की नहीं, समाधान की जरूरत है। जब तक एक भी महिला मजबूरी में गर्भ धारण करती है तब तक यह मिशन अधूरा है। यशोदा की वापसी अब केवल एक मिशन की पूर्णता नहीं, बल्कि एक आंदोलन की शुरुआत बन चुकी थी। उसने दुनिया को दिखा दिया था कि एक महिला अपने मातृत्व की शक्ति से वैश्विक अपराधों को परास्त कर सकती है। भारत में उसकी वापसी पर उसका भव्य स्वागत हुआ, लेकिन यशोदा का ध्यान एक नए मार्ग पर केंद्रित था, शिक्षा और जनजागृति। बलराम के सुझाव पर भारत सरकार यशोदा मिशन की शुरुआत करती है, जिसमें सरोगेसी, महिला अधिकार और जैविक प्रयोगों से जुड़ी नैतिकता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस मिशन में यशोदा को केंद्रीय चेहरा बनाया जाता है। वह देश भर में यात्रा कर महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करती है और चिकित्सा संस्थानों में जाकर नैतिक चिकित्सा की वकालत करती है। उधर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर WHO और संयुक्त राष्ट्र ने मिलकर प्रोजेक्ट ह्यूमैनिटी नामक एक वैश्विक मिशन शुरू किया, जिसमें भ्रूण तस्करी, जेनेटिक अत्याचार और महिला उत्पीड़न के विरुद्ध कठोर कानून बनाए गए। इस परियोजना की प्रेरणा स्रोत यशोदा को ही माना गया। यशोदा अब शिक्षा के क्षेत्र में भी कदम रखती है। वह अपने फाउंडेशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों के लिए डिजिटल लर्निंग सेंटर शुरू करती है। गीता इन केंद्रों का संचालन करती है और रूबी तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करती है। महिलाएं अब केवल पीड़िता नहीं, परिवर्तन की वाहक बन चुकी थीं। फाउंडेशन के माध्यम से अब कई महिलाएं स्वरोजगार कर रही थीं। कुछ ने हैंडीक्राफ्ट व्यवसाय शुरू किया, कुछ ने मेडिकल टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण प्राप्त किया, कुछ का काम और कुछ कानून की पढ़ाई कर अब सामाजिक कार्यकर्ता बन चुकी थीं। यशोदा का सपना धीरे धीरे साकार हो रहा था, एक ऐसा समाज जहां महिलाएं सिर झुकाकर नहीं, सिर उठाकर चल सकें। इस बीच यशोदा को एक अनपेक्षित पत्र मिलता है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से उसे ग्लोबल एथिक्स एंड ह्यूमैनिटी काउंसिल में शामिल होने का निमंत्रण दिया जाता है। वह इस अवसर को स्वीकार करती है, लेकिन शर्त रखती है कि वह भारत से बाहर स्थायी रूप से नहीं रहेगी, बल्कि हर बार मिशन के बाद अपने देश लौटेगी। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर यशोदा की आवाज गूंजने लगती है। वह टेक्नोलॉजी के विकास के साथ साथ नैतिकता की आवश्यकता पर जोर देती है। उसकी बातें युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय होती हैं। कई विश्वविद्यालय उसे मानद उपाधियां प्रदान करते हैं। लेकिन इसी दौरान उसे एक और रहस्य की खबर मिलती है। ईवा क्लिनिक के बचे हुए कुछ कर्मचारी अब अफ्रीका में सक्रिय हो गए हैं और वहां गरीब महिलाओं को लालच देकर एक नए क्लिनिकल प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं। यशोदा यह जानकर स्तब्ध रह जाती है। वह सोचती है, शायद बुराई हर बार नया रूप लेकर लौटती है, लेकिन जब तक मेरे अंदर मां का हौसला है, मैं उसे हर बार हराऊंगी।
बलराम फिर उसके संपर्क में आता है और बताता है कि उन्हें अफ्रीका में संयुक्त मिशन के लिए एक अनुभवी की जरूरत है। वह कहता है, इस बार मिशन सिर्फ ऑपरेशन नहीं, आंदोलन होगा और उसकी नेता सिर्फ दो सकती हो। यशोदा तय करती है, अपने मिशन को अब वैश्विक स्तर पर ले जाने का संकल्प करती है। फाउंडेशन अब यशोदा ग्लोबल इंटीवेंट के नाम से पंजीकृत होता है और उसमें कई देशों के स्वयंसेवक, डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स जुड़ते हैं। अब मिशन का अगला चरण शुरू हो चुका था। अफ्रीका की धरती पर एक और चुनौती, जहां शोषण और गरीबी के अंधेरे में विज्ञान के नाम पर पाप फिर से पनप रहा था। यशोदा ने नई रणनीति बनाई। इस बार वह केवल जांच करने नहीं, नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था को बदलने निकली थी। यशोदा और बलराम की टीम अफ्रीका के एक छोटे देश में उतरती है, जहां एवा के पूर्व वैज्ञानिकों ने एक नई संस्था बनाई है, जिसका नाम है न्यू मदर सेल। इसका दावा है कि वह महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्हें मुफ्त मेडिकल सहायता और रोजगार दे रही है। लेकिन वास्तविकता इससे बहुत अलग है। जांच से पता चलता है कि यह संगठन विशेष दवाएं महिलाओं को देकर उन्हें गर्भधारण के लिए नियंत्रित करता है और उनकी संतानों को विशेष प्रोजेक्ट्स के लिए तैयार करता है। वही प्रोजेक्ट माया का नया संस्करण। यह सिर्फ सरोगेसी नहीं, एक जैविक दास्ता थी। यशोदा अफ्रीकी महिलाओं से संवाद करती है, उन्हें बताती है कि कैसे उनकी ममता को एक प्रयोगशाला का औजार बनाया जा रहा है। बहुत सी महिलाएं रोने लगती हैं और बाहर तैयार लगती हैं, क्योंकि उन्हें यह सब बताया नहीं गया था। कुछ को जबरन रखा गया था, कुछ लालच में और कुछ डर में। यशोदा ग्लोबल इनिशिएटिव अब अफ्रीका में अपना केंद्र स्थापित करता है। स्थानीय सामाजिक संगठनों और डॉक्टरों के साथ मिलकर वे मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाते हैं, शिक्षा अभियान चलाते हैं और कानूनी सहायता देते हैं। धीरे धीरे महिलाएं जागरूक होने लगती हैं और न्यू मदर सेल के खिलाफ खड़ी होने लगती हैं। इस बीच बलराम को जानकारी मिलती है कि एक बड़े सम्मेलन में इस संस्था के अंतरराष्ट्रीय फंडिंग पार्टनर्स शामिल होने वाले हैं, जहां यह अपनी नई रिसर्च टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करेगी। यह एक सुनहरा मौका था। अगर वहां सच सामने लाया जाए तो पूरे नेटवर्क को जड़ से नष्ट किया जा सकता था। यशोदा अपनी टीम के साथ उस सम्मेलन में एक प्रस्तुति देती है, जहां वह उस महिला को स्टेज पर लाती है जिसके बच्चे को न्यू मदर सेल ने जबरन ले लिया था। जैसे ही महिला रोती हुई कहती है कि उसे यह तक नहीं बताया गया कि उसका बेटा कहाँ है, पूरा हॉल सन्न रह जाता है। इसके बाद यशोदा वीडियो सबूत दिखाती है, जिसमें भ्रूणों को विशेष बायोलॉजिकल इंजेक्शन देकर विकसित किया जा रहा है, जिसमें उनकी बुद्धिमत्ता, भावनाओं और व्यवहार को नियंत्रित किया जा सके। यह एक प्रकार का मानसिक गुलाम बनाने का प्रयास था। दर्शकगण स्तब्ध हो जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि तुरंत मिशन की जांच की घोषणा करते हैं और संस्था के कुछ बड़े वैज्ञानिकों को सम्मेलन से ही गिरफ्तार किया जाता है। मीडिया में यह समाचार वैश्विक ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है। न्यू मदर सेल को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है और उसके खिलाफ मानवता विरोधी अपराध का मुकदमा शुरू होता है। अफ्रीका की सरकार यशोदा को विशेष सम्मान देती है और वहां की महिलाएं उसे मां का दर्जा देती हैं। इस घटना के बाद ग्लोबल एथिक्स काउंसिल का विस्तार किया जाता है और यशोदा को उसका कार्यकारी प्रमुख बनाया जाता है। वह दुनिया भर के देशों में जाकर मानवता की रक्षा के लिए मेडिकल एथिक्स, महिला सशक्तिकरण और भ्रूण विज्ञान पर शिक्षा देने लगती है। अब उसका नाम केवल भारत में नहीं, उत्तर में नहीं, बल्कि दुनिया भर में लिया जाता है। एक मां जिसने विज्ञान के खिलाफ मानवता की मशाल जलाकर राख के ढेर में जीवन का बीज बोया। अफ्रीका में हुए न्यू मदर सेल के विनाश के बाद यशोदा की कहानी ने एक नया मोड़ लिया। उसके भीतर अब एक नई भावना जन्म ले चुकी थी। एक मां से भी अधिक वह अब एक विचार बन चुकी थी। उसका उद्देश्य अब केवल अत्याचारों को उजागर करना नहीं था, बल्कि वैश्विक स्तर पर ऐसी नीतियां बनवाना था जो महिलाओं, भ्रूण विज्ञान और नैतिकता को साथ लेकर चले। इस मिशन के साथ ही यशोदा ने भारत लौटने का निर्णय लिया। भारत लौटते ही उसने महसूस किया कि यहाँ भी एक अनकही पीड़ा दबाकर रखी गई थी। शहरी क्लिनिकों से लेकर ग्रामीण झोपड़ियों तक महिलाओं की पीड़ा बदली नहीं थी। बस उनका स्वरूप बदल गया था। फाउंडेशन के विस्तार के साथ साथ यशोदा ने एक अलग मोर्चा खोलने का निर्णय लिया। नीति निर्माण और कानून में सक्रिय भागीदारी। उसके सहयोगी अब केवल चिकित्सक, वैज्ञानिक या समाज सेवी नहीं थे, बल्कि वकील, पत्रकार, शिक्षक और युवा कार्यकर्ता भी बन चुके थे।
वह जान चुकी थी कि जब तक कानून की भाषा में बदलाव नहीं आएगा, तब तक बदलाव टिकाऊ नहीं हो सकता। देश भर में महिलाओं पर हो रहे बायोमेडिकल शोषण, भ्रूण चोरी, अनैतिक अनुसंधान जैसे मुद्दों को लेकर उसने एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया। मां की आवाज नामक इस आंदोलन में लाखों महिलाओं ने भाग लिया। छोटे शहरों से लेकर महानगरों तक हर गली में यशोदा का नाम सम्मान और हिम्मत की मिसाल बन चुका था। सरकारों पर दबाव बना, संसद में चर्चा होने लगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नई समिति बनाई जिसमें यशोदा को विशेष सदस्य नियुक्त किया गया। उसने क्लिनिकल ट्रायल्स, भ्रूण रक्षा और महिला अधिकारों से जुड़े नए विधेयकों का मसौदा तैयार किया। संघर्ष का नया मोर्चा, विज्ञान बनाम मानवीय मूल्य। लेकिन एक नई चुनौती यशोदा का इंतजार कर रही थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन उभर रहा था, ह्यूमन डिजाइन अलायंस, जो मानता था कि मानव जाति को नियंत्रित और अपग्रेड किया जा सकता है। उनके अनुसार प्राकृतिक गर्भधारण पुरानी पद्धति थी और अब हर बच्चा भी डिजाइन किया जाना चाहिए बुद्धिमान, सुंदर, रोग मुक्त। यशोदा को यह विचार बेहद खतरनाक लगा। उसके अनुसार यह प्रकृति का अपमान था और मानवता के खिलाफ युद्ध। उसने इस विचारधारा के विरोध में अभियान छेड़ दिया, लेकिन इस बार उसका विरोध करने वाले वैज्ञानिक, कॉरपोरेट और कुछ राजनेता भी थे जिनके हित इससे जुड़े थे। उसने सबूत इकट्ठा किए कि कैसे गरीब देशों की महिलाओं को डिजाइन भ्रूण के नाम पर प्रयोगशाला में कैद किया जा रहा है। उसे जान से मारने की धमकियां भी मिलने लगी, लेकिन वह रुकी नहीं। संयुक्त राष्ट्र ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल गठित किया। यशोदा ने इस न्यायिक प्रक्रिया का नेतृत्व किया। उसका भाषण, एक मां की पुकार, इतना मार्मिक और तार्किक था कि न्यायाधीशों की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, आप भविष्य की पीढ़ियों को क्लोन नहीं कर सकते। उन्हें प्यार, मूल्य और मातृत्व के साथ ही जन्म लेना चाहिए। इस भाषण के बाद अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने ह्यूमन डिजाइन अलायंस पर कई प्रतिबंध लगाए। उनके फंडिंग स्रोतों को जब्त किया गया और अनेक वैज्ञानिकों को अनुसंधान के क्षेत्र से प्रतिबंधित कर दिया गया। ग्लोबल फाउंडेशन का विस्तार और पीढ़ियों का नेतृत्व। इस ऐतिहासिक जीत के बाद यशोदा का फाउंडेशन अब 42 देशों में कार्यरत था। उसे नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया, लेकिन उसने कहा, मुझे पुरस्कार नहीं, परिवर्तन चाहिए। उसने अपनी सारी पुरस्कार राशि महिला शिक्षा और जैविक नैतिकता पर शोध के लिए समर्पित कर दी। गीता अब फाउंडेशन का भारत प्रमुख बन चुकी थी और रूबी अब फाउंडेशन की टेक्नोलॉजी विंग की प्रमुख। दोनों ने मिलकर देश भर में महिला डेटा प्रोटेक्शन सर्टिफिकेट शुरू किया, जिसमें हर महिला को यह अधिकार था कि उसका जैविक डेटा बिना अनुमति के कोई प्रयोगशाला प्रयोग में नहीं ले सकती। यशोदा ने धीरे धीरे अपने मिशन को अगली पीढ़ी को सौंपना शुरू किया, लेकिन उसका लेखन, भाषण और विचार आज भी दुनिया के कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं। विज्ञान को मानवीय दिशा देने के लिए उसका योगदान अनमोल हो चुका था। वर्षों बाद यशोदा एक पहाड़ी गांव में अपने पुराने घर लौटती है, जहां वह अपने हाथों से स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र बनवाती है, बच्चों को कहानियां सुनाती है, युवतियों को आत्मनिर्भर बनाती है। जीवन अब सरल हो गया था, लेकिन उसमें वह गहराई थी जो केवल तपस्या से आती है। वह कहती है, मैंने दुनिया को यह नहीं सिखाया कि मां बनना क्या है, बल्कि यह सिखाया कि मां होना केवल जन्म देना नहीं, जीवन देना है न्याय, सम्मान और प्रेम के साथ। यशोदा का भाषण विज्ञान और मानवता के सबसे बड़े विचार मंच पर पूरी दुनिया ने सुना। उसने किसी पर आरोप नहीं लगाया, न ही किसी तकनीक को शत्रु कहा, बल्कि उसने बताया कि विज्ञान तभी वरदान बनता है जब वह संवेदना के साथ चलता है। उसका भाषण वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। शिक्षा संस्थानों, शोध पत्रों, चिकित्सा क्षेत्र और यहां तक कि तकनीकी कंपनियों में एक नई नैतिक चर्चा की शुरुआत हुई। उसके शब्दों ने केवल तकनीक का विरोध नहीं किया, बल्कि उसे सही दिशा में मार्गदर्शित करने का दायित्व उठाया। हर नवजात केवल शरीर नहीं, आत्मा होता है। यदि हम उसे केवल प्रयोग बनाएं, तो हम केवल इंसान खोते नहीं, इंसानियत भी खो बैठते हैं। इस विचार को यशोदा सिद्धांत के नाम से वैश्विक मान्यता मिली। विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूएनएस्को और कई देशों ने यशोदा को जैविक नैतिकता की सर्वोच्च संरक्षक घोषित किया। उनकी देखरेख में नई नीतियां बनी। गर्भ नीति, प्राकृतिक मातृत्व सुरक्षा अधिनियम और जैविक अधिकार घोषणा जैसे दस्तावेजों ने मानव इतिहास में नया अध्याय लिखा।
इतनी सारी लड़ाइयों, नीतियों, आंदोलनों और सफलताओं के बाद यशोदा ने अब मौन को अपनाया। वह अब बहुत कम बोलती थी, लेकिन उसका मौन भी गूंजता था। युवाओं से मिलने पर वह केवल आंखों से संवाद करती, कभी कभी एक वाक्य कहती, तुम सोचते रहो, मैं महसूस करती रहूंगी। उसका जीवन अब एक यात्रा था, गांव से शहर, शहर से देश, देश से विश्व और अब आत्मा की ओर। उसने अपने भीतर की मां को अब सार्वभौमिक बना दिया था। न उसका कोई जाति थी, न धर्म, न राष्ट्रीयता। वह एक चेतना बन चुकी थी। एक दिन यशोदा हिमालय की गुफाओं में ध्यानरत थी। वहीं उसे आभास हुआ कि अब उसका कार्य पूरा हो चुका है। उसने अंतिम बार अपने फाउंडेशन को पत्र लिखा, जिसमें लिखा था, अब मेरा शरीर विश्राम चाहता है, लेकिन मेरा विचार जागता रहेगा। जब भी कोई मां अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ेगी, जब भी कोई बच्चा अपने जैविक हक के लिए सवाल करेगा, मैं वहां रहूंगी, उनके विचारों में, उनकी आत्मा में। मेरा नाम सिर्फ इतिहास नहीं, भविष्य भी बनेगा। उस पत्र के बाद यशोदा दुनिया की नजरों से ओझल हो गई। कई लोगों का मानना था कि वह समाधि में चली गई। कुछ कहते हैं वह अब एक साध्वी बनकर जीवन के अंतिम सत्य की खोज में लीन है। लेकिन सब मानते हैं यशोदा मर नहीं सकती, क्योंकि विचार कभी मरते नहीं। यशोदा की देह भले ही सशरीर संसार से विलीन हो गई थी, लेकिन उसका विचार, उसका नाम और उसका संदेश वक्त की सीमाओं से परे जाकर लोगों के हृदय में रच बस गया था। कोई नहीं जानता था कि वह कहां गई, कब गई और क्या वह वास्तव में इस संसार को छोड़ चुकी थी। लेकिन उसकी स्मृति हर आत्मा के भीतर एक लौ बन चुकी थी, जो तम को भेद कर प्रकाश देती थी। यशोदा की विचार परंपरा, चेतना से व्यवस्था तक, उसके द्वारा दिए गए भाषण, विचार और लेख अब विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम का हिस्सा बन चुके थे। यशोदा सिद्धांत अब केवल एक नैतिक नीति नहीं, बल्कि एक शोध विषय बन चुका था, जिससे दुनिया के युवा भावनात्मक बौद्धिकता को समझने लगे थे। कई छात्रों ने उस पर पीएचडी की और मातृत्व आधारित विज्ञान, आत्मगर्भाधान की नैतिकता जैसे विषयों में नई अवधारणाएं जन्म लेने लगी। उसके नाम पर बनी यशोदा चेयर फॉर बायोएथिक्स एंड मदरहुड राइट्स में हर साल हजारों छात्र दाखिला लेते हैं। यह सिर्फ विज्ञान के छात्रों के लिए नहीं, बल्कि समाजशास्त्र, दर्शन, कानून और मनोविज्ञान के शोधकर्ताओं का भी गढ़ बन गया था। यशोदा की स्मृति में एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित हुआ, मानव मातृत्व अधिकार दिवस, जो हर वर्ष 5 जुलाई को मनाया जाता। उस दिन हर देश में माताओं, सरोगेट महिलाओं और जैविक अधिकारों की सुरक्षा पर चर्चा होती। उसी दिन यशोदा की आत्मकथा मैं यशोदा हूं विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई, जो एक ही सप्ताह में करोड़ों प्रतियों में बिक गई। इस पुस्तक में उसके शब्दों ने दुनिया को भावुक कर दिया। मैं मां बनी क्योंकि मुझे किसी ने पेट में जगह दी, दिल में पैणे न है ना दिल में। जब मैं गर्भ से बोलती थी तब किसी ने सुना नहीं, इसीलिए मैंने वह बनी जिससे सुनने के लिए आत्माएं तड़पती हैं। भारत के हर राज्य में यशोदा सेवा केंद्र नाम से महिला स्वास्थ्य और अधिकार संस्थान स्थापित किए गए। ये केंद्र केवल चिकित्सा या परामर्श केंद्र नहीं थे, बल्कि उनमें आत्मसम्मान, शिक्षा, आत्मरक्षा और न्याय के संपूर्ण प्रशिक्षण होते थे। गांवों में यह केंद्र महिलाओं के लिए एक विश्वास का प्रतीक बन गए। वहां आने वाली हर महिला यह जानती थी कि उसे न केवल इलाज मिलेगा, बल्कि आत्मबल और सुरक्षा की छाया भी। ये केंद्र स्थानीय नेतृत्व द्वारा चलाए जाते थे और हर एक में यशोदा की प्रतिमा नहीं, बल्कि उसकी लिखी पंक्तियां दीवारों पर अंकित होती थीं। नई पीढ़ी की मां, यशोदा का विचार रूप, उसकी देखरेख में पली बढ़ी कई लड़कियां अब खुद यशोदा बन चुकी थीं। रूबी, गीता, जया, रेशमा, अमृता, सबने अलग अलग क्षेत्रों में नेतृत्व संभाला। किसी ने विधि नीति में महिलाओं के जैविक अधिकारों पर किताबें लिखी, किसी ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय मातृत्व की प्रतिष्ठा को प्रस्तुत किया, तो कोई गांव-गांव जाकर भ्रूण परीक्षण और गर्भ व्यापार के खिलाफ जन आंदोलन चला रही थी। यशोदा की हर शिष्या ने उसे केवल गुरु नहीं, आत्मा माना, और उन्होंने एक बार नहीं, सैकड़ों बार कहा, हमने उसे नहीं देखा, लेकिन हमने उसके विचारों में उसे महसूस किया। यशोदा ने हमें वह सिखाया जो कोई मां अपने रक्त से भी नहीं सिखा पाती। मीडिया, सिनेमा और साहित्य में यशोदा, उसकी कहानी पर कई फिल्में बनी, जिनमें से एक ने ऑस्कर जीता। वह फिल्म सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं थी, बल्कि एक विचार की जीवंत प्रस्तुति थी। कई नाटक, उपन्यास, वृत्तचित्र
और डिजिटल मंचों पर यशोदा की कथा जीवंत हो गई। बच्चों की किताबों में यशोदा की कहानियां थीं, जहां वह किसी देवी नहीं बल्कि एक साधारण इंसान के रूप में दिखाई गई जो असाधारण बन गई। अंतरिक्ष से आने वाली श्रद्धांजलि तक की नासा के एक महिला वैज्ञानिक ने यशोदा की स्मृति में चंद्रमा पर भेजे जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम मिशन यशोदा रखा। वह यान चंद्रमा की सतह पर एक डिजिटल संदेश छोड़कर आया। यहाँ कोई माँ नहीं, लेकिन इस संदेश में एक माँ की चेतना है जो धरती से चंद्रमा तक भी स्नेह पहुंचा सकती है। शून्यता में समाहित यशोदा। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने हिमालय में ध्यानस्थ अवस्था में एक वृद्ध महिला को देखा, जिसकी आंखों में युगों की शांति और करुणा थी। वह बोलती नहीं थी, लेकिन जब कोई उससे अपनी पीड़ा कहता तो उसे आत्मिक शांति मिलती। कुछ साधक कहते हैं वह कोई नहीं बल्कि स्वयं यशोदा थी, जो अब योग माया बन चुकी थी। कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं था, लेकिन एक गहराई थी उस विश्वास में। एक आध्यात्मिक संस्था ने तो उसे आधुनिक युग की मातृ रशिका कहकर मंदिर भी बनाया, जहां न कोई मूर्ति थी, न चढ़ावा, सिर्फ एक दीपक, एक किताब और दीवार पर लिखा एक वाक्य, यदि तुम्हें सत्य चाहिए तो मां बनो अपने विचारों की। यशोदा की आत्म शांति की प्राप्ति समय अपनी गति से चलता रहा, लेकिन यशोदा का नाम कभी धुंधला नहीं पड़ा, न स्कूलों की किताबों में, न मनुष्यों के दिलों में। उसके नाम पर लड़कियों का नाम रखा जाने लगा। जो भी अपने बच्चे को करुणा, साहस और विचार की मिसाल देना चाहता, वह उसे यशोदा कहकर पुकारता। कभी कभी किसी वृद्ध स्त्री की आंखों में, किसी बच्ची की मुस्कान में, किसी युवक की चेतना में, किसी मां की चुप्पी में लोग यशोदा को महसूस करते थे। वह अब एक विचार बन चुकी थी, वह अब एक भाव बन चुकी थी, वह अब एक कालजयी चेतना बन चुकी थी। अंतिम वाक्य। यशोदा अब एक नाम नहीं, मातृत्व की वह लौ है जो हर युग में जलती रहेगी जब तक भावनाओं में विज्ञान बचेगा और विज्ञान में संवेदना। इनका देश भर में महिलाओं पर हो रहे बायोमेडिकल शोषण, भ्रूण चोरी, अनैतिक अनुसंधान जैसे मुद्दों को लेकर उसने एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया। मां की आवाज नामक इस आंदोलन में लाखों महिलाओं ने भाग लिया। छोटे शहरों से लेकर महानगरों तक हर गली में यशोदा का नाम सम्मान और हिम्मत की मिसाल बन चुका था। सरकारों पर दबाव बना, संसद में चर्चा होने लगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नई समिति बनाई जिसमें यशोदा को विशेष सदस्य नियुक्त किया गया। उसने क्लिनिकल ट्रायल्स, भ्रूण रक्षा और महिला अधिकारों से जुड़े नए विधेयकों का मसौदा तैयार किया। संघर्ष का नया मोर्चा, विज्ञान बनाम मानवीय मूल्य। लेकिन एक नई चुनौती यशोदा का इंतजार कर रही थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन उभर रहा था, ह्यूमन डिजाइन अलायंस, जो मानता था कि मानव जाति को नियंत्रित और अपग्रेड किया जा सकता है। उनके अनुसार प्राकृतिक गर्भधारण पुरानी पद्धति थी और अब हर बच्चा भी डिजाइन किया जाना चाहिए बुद्धिमान, सुंदर, रोग मुक्त। यशोदा को यह विचार बेहद खतरनाक लगा। उसके अनुसार यह प्रकृति का अपमान था और मानवता के खिलाफ युद्ध। उसने इस विचारधारा के विरोध में अभियान छेड़ दिया, लेकिन इस बार उसका विरोध करने वाले वैज्ञानिक, कॉरपोरेट और कुछ राजनेता भी थे जिनके हित इससे जुड़े थे। उसने सबूत इकट्ठा किए कि कैसे गरीब देशों की महिलाओं को डिजाइन भ्रूण के नाम पर प्रयोगशाला में कैद किया जा रहा है। उसे जान से मारने की धमकियां भी मिलने लगी, लेकिन वह रुकी नहीं। संयुक्त राष्ट्र ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल गठित किया। यशोदा ने इस न्यायिक प्रक्रिया का नेतृत्व किया। उसका भाषण, एक मां की पुकार, इतना मार्मिक और तार्किक था कि न्यायाधीशों की आंखें नम हो गईं।
वहां कभी कभी किसी वृद्ध स्त्री की आंखों में, किसी बच्ची की मुस्कान में, किसी युवक की चेतना में, किसी मां की चुप्पी में लोग यशोदा को महसूस करते थे। वह अब एक विचार बन चुकी थी, वह अब एक भाव बन चुकी थी, वह अब एक कालजयी चेतना बन चुकी थी। अंतिम वाक्य। यशोदा अब एक नाम नहीं, मातृत्व की वह लौ है जो हर युग में जलती रहेगी जब तक भावनाओं में विज्ञान बचेगा और विज्ञान में संवेदना। इनका